नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट देखो, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट करते हैं अपना पूरी डिटेल में करते हैं। उसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि अब हमारा डेली 2 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है, जो हमारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हमारे जीके जीएस से बने हैं उन सबको उठाया गया है और उनसे जितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन क्वेश्चन पर डिटेल में चर्चा की गई है। तो डेली 2 बजे आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट मिलेगा और शाम को डेली 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना जुड़ जाओ डेली जीके जीएस और हिंदी करने के लिए। और बहुत जल्दी डेली सुबह को 7 बजे उत्तराखंड का पूरा डिटेल में प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो याद रखना सुबह शाम और दोपहर तीनों प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। शाम को मिलेगा आपको हिंदी का, दोपहर में जीके का और सुबह ही 7 बजे आपको किसका मिलेगा, उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जुड़े रहो। अपने नंबर काउंट करना शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में समास बताना है। रेखांकित अर्थात आजीवन में कौन सा हमारा समास होगा। समास का क्वेश्चन है। पहले समास के बारे में जो आपको याद रखना है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, अर्थात किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षेप में बताना, उसे क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समास के भेद की बात कर लेते हैं। समास के भेद अगर पूछा है संस्कृत में समास के भेद, तो संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं, हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप एक बार समझो पूरी तरह से, फिर यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पहले दिया गया हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा दिया जाता है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और लास्ट बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व और बहुब्रीहि ये हमारे हिंदी में समास का प्रयोग किया जाता है। जब कुछ संस्कृत में जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष समास के 2 भेद आ जाते हैं निकलकर। कौन कौन से, पहला होता है आपका कर्मधारय समास और दूसरा आ जाता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना। ये कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों समास का कौन सा पद प्रधान होता है, इनका उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना। जबकि अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, तो पद के आधार पर समास दिए गए हैं और ये पूछा जाता है हिंदी में कितने आते हैं, तो कहना 4, संस्कृत में पूछा जाए तो 6। और जो क्वेश्चन पूछा है हमारा कि आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा, मैंने आपको पहले बताया कि उपसर्ग का प्रयोग और उपसर्ग के रूप में आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, डर, नी, बे। आ, अनु, यथावत, हर, भर, डर, भी, नी और बे शब्द जहां अगर ये आपको उपसर्ग के रूप में मिल जाए, आप हमेशा कौन सा लगा देना, अव्ययभाव समास लगा देना। ठीक है, याद रखना अव्ययभाव में उपसर्ग के रूप में आते हैं, याद रखना। और अव्ययभाव में क्या होता है, सेम शब्द रिपीट होते हैं, जैसे माता माता, पिता पिता, दिन दिन, इसी तरह से होंगे, सेम शब्द रिपीट होंगे। जैसे माता के साथ पिता नहीं आएगा, अगर पिता आ जाएगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। माता के साथ माता, पिता के साथ पिता, दिन के साथ दिन। ठीक है, अगर सेम शब्द रिपीट होते हैं तो कौन सा समास होता है, कहना अव्ययभाव समास। उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और उसमें आते आ, अनु, यथावत, हर, भर, नी, डर, बर, बे, तो हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे इसमें दिया गया था आजीवन में आया है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा हमारा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अब समास का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। अब जो भी समास का क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं।
अब आपको जो मेन चीज आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया है वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, तो कहना वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो मैं बता देता हूं। जैसे एक शब्द लिखा मैंने सोहन, सोहन, तो इससे पता चला एक लड़के की बात हो रही है सोहन, और सोहन क्या है, ये हमारा एक शब्द है। ठीक है, लेकिन मैं एक वाक्य लिखता हूं, सोहन घर जाता है, ये मैंने पूरा वाक्य लिखा है, सोहन घर जाता है। अब पूछा जाएगा इस सोहन घर जाता में, सोहन घर जाता में सोहन क्या है, तो अब ये बन जाएगा पद। इसका मतलब ये होता है कि जब शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, आप भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर शब्द से क्वेश्चन पूछ जाता, ये पूछा जाता कि शब्द का निर्माण कैसा होता, तो कहना शब्द का निर्माण होता आपका वर्ण से। शब्द का निर्माण किससे होता, वर्ण से। परिभाषा क्या होती है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, जबकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरह से क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बार जुड़ो व्यवस्था के साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदी इतनी आसान हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट दिया गया है, हस्तक्षेप का शुद्ध रूप पूछा है। हस्तक्षेप में जो हमारा शुद्ध रूप होगा क्या होगा, पहला दिया गया है हमारा हस्तक्षेप, सभी में हस्तक्षेप ही लिखा है, बस ये पूछा इसमें कौन सा हमारा शुद्ध रूप होगा। तो हस्तक्षेप जो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तनी से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपकी वर्तनी कमजोर है तो एक बार पूरे वर्तनी देखो। ठीक है, क्योंकि वर्तनी से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। पहला दिया गया आमिष, आमिष का होता है निरामिष, क्या शुद्ध है, हाँ शुद्ध है, आमिष का निरामिष होता है विलोम शब्द। उससे अगला लिखा निषिद्ध का विहित होता है, बिल्कुल शुद्ध लिखा है। उसके बाद चिरंतन का नश्वर होता है, ये भी सही है, अर्थात कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तीनों हमारे थे शुद्ध रूप में दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण छांटना है। किसका क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार से हमारा क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना अलंकार से क्वेश्चन है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सजावट करना। वाक्यों को बोलते समय जो हम शब्दों को सजाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। आभूषण, गहना, पदक, ये क्या होते हैं हमारे अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रख। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हमारा अनुप्रास अलंकार से, अनुप्रास अलंकार हमारा कैसा अलंकार है, तो ये हमारा शब्द अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसा अलंकार है, हमारा शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, 7 होते हैं, उसमें से एक अनुप्रास अलंकार है। अगर क्वेश्चन पूछा है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। जो 5 भेद होते हैं, पहला होता है छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा लाटा अनुप्रास अलंकार, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, वृत्तीय के बाद श्रुतीय अनुप्रास अलंकार, और लास्ट होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखो अलंकार से क्वेश्चन है, आपको सही से याद रखना कि हमारा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या है, शब्द अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के खुद के कितने भेद होते हैं, 5, छेका, लाटा, वृत्तीय, श्रुतीय और अंत्य होते हैं। ठीक है, याद रखना। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, मेन बात कर लेते हैं परिभाषा की। आपने जैसी भी परिभाषा पढ़ी, आपने वो परिभाषा हमेशा गलत पढ़ी है। आप क्या पढ़ते हो कि जहां वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, लेकिन आपको वर्णों की आवृत्ति में
याद रखना है कि स्वरों की आवृत्ति मान्य नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है, व्यंजन की आवृत्ति होती है। तो याद रखना अनुप्रास अलंकार में कभी अगर स्वरों की आवृत्ति बार बार हो जाए तो वो गलत हो जाएगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार लगाना नहीं होता, सिर्फ कहां लगाएगा, जहां व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, जैसा हमारा दिया गया है, क्या की आवृत्ति है, क्या की आवृत्ति, न की आवृत्ति, न की आवृत्ति है। ठीक है, फिर आगे चल के भी क्या की आवृत्ति है, कानन, कठिन, भयंकर, भारी, ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बाकी किसी में, ठीक है, हमारे व्यंजनों की आवृत्ति नहीं होगी। तो अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अगर आप जुड़े हो तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी, तो कहना जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास होगा। अगर हुआ वर्णों की आवृत्ति और एक जगह ऑप्शन में व्यंजन हुआ तो वर्णों वाला गलत होता है। अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट देखोगे तो उसमें आंसर दिया भी गया है और परिभाषा पूछी भी गई है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन हमारी याद का आएगा, ऊपर से गलत हो जाए तो ये चीज सही नहीं होगी। इसी वजह से आप व्यवस्था से क्वेश्चन करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना क्या पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, काठ की हाडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति के बारे में बताना है। लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है, लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। तो लोकोक्ति होता क्या है, तो कहना पूरा वाक्य होती है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। इसमें क्या था हमारा, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, इसमें क्या है, कपट का फल अच्छा नहीं होता, कपट का फल अच्छा नहीं होता। इन ऑप्शनों के आधार पर ऑप्शन नंबर क्या बना हमारा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शार्दुल किसका पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची शब्द मुहावरे, तत्सम, तद्भव, मैं मानता हूं ये आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा है और पर्यायवाची किसका पूछा है, शार्दुल का पर्यायवाची पूछा है। अब बात कर लेते हैं जो शार्दुल के अन्य पर्यायवाची होते हैं। पहले याद रखना वनराज होता है, क्या होता है, वनराज होता है। दूसरा पशुराज होता है, वनराज, पशुराज, मृगराज। ठीक है, सभी में राज राज है, आपको तीनों को राज याद रखना, वनराज, मृगराज, पशुराज। उसके बाद केसरी, केसरी के बाद केहरी, केसरी, केहरी। उसके बाद व्याघ्र, महावीर होता है, महावीर के बाद केसी होता है, क्योंकि गले के ऊपर केसी केस होते हैं, केसी बोलते हैं। पंच मुख के नाम से याद रखना, ठीक है, पंचमुख बोलते हैं। और लास्ट होता है अजय देवगन, सिंघम। सब किसके पर्यायवाची हमारे, शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएंगे। तो शेर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, पहले तो शार्दुल होता है, वनराज, पशुराज और मृगराज अलग कर दो, केसरी, केहरी एक साथ पढ़ना। व्याघ्र होता है जब जब शेर गुस्से में होता है, महावीर, केसी बालों के कारण, पंचमुख याद रखना, और सिंघम सब किसके पर्यायवाची, ये हमारे शेर के पर्यायवाची थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब एक बार पर्यायवाची अगर आप आगे से आते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, शेर का पर्यायवाची सारे याद कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1982 में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो आपको चीजें याद रखनी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, ये चीज सही है। लेकिन उससे पहले आपको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में चीजें याद रखनी है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहले तो याद रखना, पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, लेकिन पहली बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कब दिया गया था, 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरण किया गया था। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। किसे, जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी महत्वपूर्ण रचना थी, रचना का नाम याद रखना, ओज उझाल। क्या नाम था इनकी रचना का, जी शंकर कुरूप की ओज उझाल इनकी रचना थी। कौन सी भाषा में थी,
मलयालम भाषा में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मलयालम भाषा में दिया गया था, ये याद रखना है। किस रचना के लिए दिया गया था? ओज कुजाल के लिए दिया गया था। किनकी रचना थी? तो जी शंकर कुरुप की थी। कब दिया गया था? 1963 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारी हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना। इसकी धनराशि कितनी है? 11 लाख रुपए की इसकी धनराशि। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी है? 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए के साथ इसमें प्रतिमा दी जाती है। प्रतिमा किसकी होती है? याद रखना, बाघ देवी की प्रतिमा होती है। प्रतिमा याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा दी जाती है? तो बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है और 11 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा, अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा को। 1982 में दिया गया था। किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा रचना के लिए दिया गया था। किसके लिए? यामा के लिए। अब देखो, उससे पहले जो आपको मेन चीज याद रखनी है, कब दिया गया? 1982 में। 1982 में एक प्रावधान किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार में कि अब 1982 के बाद कभी भी जिस भी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, उसको किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, उसे संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाएगा। जैसा आपको पता है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया है, लेकिन महादेवी वर्मा के बाद जब पहली बार पुरस्कार दिया गया था हिंदी का, तो व्यक्ति का नाम आता है नरेश मेहता। इन्हें पुरस्कार दिया गया था 1992 में हिंदी साहित्य का। तो इन्हें किसी एक रचना के लिए ना देकर पूरे साहित्य के लिए दिया गया था। तो ये आपको याद रखना कि 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए ना देकर संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। ठीक है, महादेवी वर्मा पुस्तक के आधार पर ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली हिंदी की अंतिम महिला थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कब दिया गया? 1982 यामा के लिए। 1982 में प्रावधान कर दिया गया अब किसी को एक पुस्तक के लिए नहीं दिया जाएगा। अर्थात अब आपको एक चीज और याद रखनी, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में अभी तक कितने व्यक्ति को मिल चुका है? तो कहना हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। क्या नाम था व्यक्ति का? सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ठीक है, इन्हें कौन सी रचना के लिए दिया गया था? चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। सही है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत है चिदम्बरा के लिए, और महिला पूछी जाए तो महादेवी वर्मा है। टोटल हिंदी में कितनी है? तो 11, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी पूछिए, और शुद्ध वर्तनी से तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी बताएं। अलौकिक, अत्यधिक, अनाधिकार, बरा। जो इसमें शुद्ध रूप दिया गया है, कौन सा इसमें से शुद्ध रूप दिया गया है? पहला दिया गया है अलौकिक। अलौकिक गलत लिखा है, ये अलौकिक होता है। ठीक है, अलौकिक होता है। ठीक है, याद रखना क्या है। उसके बाद अत्यधिक लिखा है, तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अत्याधिक नहीं होता। अंधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता। अंधिकार। तो शुरू के जो दिए गए हमारे सारे अशुद्ध है, जो इसमें लिखा है बरात शुद्ध शब्द है। अब देखो जो अंतर प्रत्यय यहाँ पर कर दिया अलौकिक, जबकि अलौकिक होना था। अत्या होता है, अत्य होता है, याद रखना। अत्या नहीं होता, अना नहीं होता, अंधिकार होता है। ये शब्द है, थोड़ी सी गलती होती है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, याद रखना। तो अलौकिक होता है, अत्यधिक होता है, अंधिकार होता है। ठीक है, और जबकि शुद्ध क्या था? बरात। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षा का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा? भिक्षा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो भिक्षा का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा भिक्षा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सा हमारा उन्नयन शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? उन्नयन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया उन्नयन हमारा शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा है तत्वा का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तत्वा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो तत्वा जो दिया गया हमारा, इसमें शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, याद रखना इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या लिखा था, बिल्कुल शुद्ध में पूछा है, तत्व का शुद्ध रूप क्या होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अरविंद का पर्यायवाची। तो अरविंद का जो पर्यायवाची होता है ये होता है हमारा कमल। कमल एक ऐसा पर्यायवाची है जो सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक इसके पर्यायवाची भी होते हैं। ठीक है, जैसे कज, पंकज, जलज, सरोज, कज, पंकज, जलज, सरोज। उसके बाद आता उत्पल, इंदिवर, पुंडरिक, सतदल, कोकनंद। सब किसके पर्यायवाची है? आपके कमल के पर्यायवाची है। उसके बाद होता आपका जो याद रखना है पाथोज, सर सी रूहु, सरसी रूहु, सतदल, कोकनंद, ये सब किसके पर्यायवाची है? सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ज्या वाले तो सब इसी के होते हैं, जैसे कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज हो जाएगा। कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज हो जाएगा। जितने होंगे ज्या वाले शब्द हो जाएंगे। अब्ज भी हो जाएगा, जो ज्या वाले होंगे सब हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अन्य जैसे याद रखना उत्पल, इंदिवर, पुंडरिक, सतदल, कोकनंद, पाथोज और सर सीरू किसके पर्यायवाची? सब कमल के पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अर्थात कौन सी हमारी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती। आपको याद रखना है कि पूर्वी हिंदी की ट्रिक है जो हमारी इसके अंदर आती है, क्या बोलते हैं? अब छह, अब और छह, इसमें क्या क्या आ जाएंगी? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी शुरू किया जाएंगे सब। अब छह। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कहना अब छह आती है। ठीक है, तीन ही आती है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अब बचा बुंदेली। ये बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? तो कहना बुंदेली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी हमारी बोली आती है? कहना बुंदेली आती है। कहां बोली जाती है? बुंदेलखंड में। पश्चिमी हिंदी में, जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा परिवार है, इसमें सर्वाधिक हमारी बोलियां आती है। इसमें जैसे आपकी खड़ी बोली इसी में आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। ब्रज भाषा इसी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा किस उपभाषा में आती है? कहना पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी इसी में आती है। हरियाणवी के बाद जो इसमें बुंदेली दे रखी है और लास्ट एक आती है कन्नौजी। तो देखो इसमें कौन कौन सी आती है हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में? याद रखना खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। ये किस में आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि पूर्वी हिंदी उपभाषा में क्या आना है? क्या क्या आता है? कहना अब छह आता है। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, और पूछा जाए सबसे बड़ा उपभाषा परिवार कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपभाषा परिवार भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा परिवार है, क्योंकि इसमें कितनी बोलियां आती हैं? इसमें 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत हमारी 3 बोलियां थी पूर्वी हिंदी में, अभी हमने पढ़ी थी अब 6। अब 6 अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जहां कहीं भी पूर्वी हिंदी आ जाए एकदम बोल देना अब 6। इसमें देगा पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां का विकास किससे माना जाता है? जो दिया पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है ये हमारा हुआ है आपका अर्धमागधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ या बिल्कुल कोई खंडित रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश के जो सबसे बड़े कवि आते हैं, व्यक्ति का नाम याद रखना। या अपभ्रंश का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो अपभ्रंश का जन्मदाता बोला जाता है आचार्य बियाली को। आचार्य बियाली को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ कवि बोला जाता है, अपभ्रंश का जन्मदाता बोला जाता है। इस अपभ्रंश को कभी कभी या कहीं कहीं इसका अन्य नाम आ जाता है उकार बहुला। उकार बहुला। ठीक है, किसका नाम है? अपभ्रंश का ही नाम है। तो याद रखना पूर्वी
जो हिंदी हमारा उपभाषा परिवार है किसके अंतर्गत आता है? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा अपभ्रंश है, पूछा जाए कौन सा सबसे बड़ा अपभ्रंश, तो शोरसेनी अपभ्रंश सबसे बड़ा अपभ्रंश है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, पूर्वी हिंदी किस में आती है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है। अपभ्रंश के बारे में याद रखना, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटा हुआ। एक चीज और याद रखना, अगर पूछा जाए अपभ्रंश का कार्यकाल कितना होता है, अपभ्रंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, तो बताना। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के बारे में क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ रखा होगा देवनागरी लिपि के बारे में। इसमें जो हमारा दिया गया है, देखो एक बार देवनागरी लिपि के बारे में क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन देवनागरी लिपि के बारे में सत्य नहीं अर्थात गलत है? कौन सा? पहला दिया गया है, यह अक्षरात्मक होती है, बिल्कुल सही है। इसमें अक्षर बने होते हैं देवनागरी लिपि में, ये कैसी होती है? अक्षरात्मक होती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, यह दाएं से बाएं और लिखी जाती है, बस यही हमारा गलत हो जाएगा और ये गलत ही ढूंढना था। अगला देख लेते हैं, इस लिपि को लोकनागरी लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा जो हमारा चौथा दिया गया है, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है, बिल्कुल ये भी सही है। अब देवनागरी लिपि के बारे में जो आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि हमारे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये याद रखना, देवनागरी लिपि हमारे अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। देवनागरी लिपि को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो देवनागरी लिपि को अपनाने वाला पहला राज्य गुजरात था। और देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है? तो कहना गुजरात के जयभट्ट अभिलेख में मिलता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है? कहना जयभट्ट के अभिलेख में मिलता है। जयभट्ट का अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? गुजरात में। और गुजरात में ही देवनागरी लिपि को सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो देवनागरी लिपि को अपनाने वाला पहला राज्य हमारा गुजरात है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना दिया गया। यहां पर तो क्वेश्चन पूछा, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होगा? अल्प प्राण व्यंजन है, व्यंजन से क्वेश्चन है। व्यंजन के बारे में याद रखना, व्यंजन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? व्यंजन को संस्कृत में बोला जाता है हल। व्यंजन का अन्य दूसरा नाम होता है परतंत्र। परतंत्र, ठीक है। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को अन्य हल और परतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। लेकिन यहां क्या पूछा हमारा? अल्पप्राण पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हमारा, यह अल्पप्राण होता है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें छांटना है हमें, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पहले दिया गया है रोटी, दूसरा पूड़ी, पानी, नदी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी इसमें स्त्रीलिंग नहीं होगा, जबकि नदी, पूड़ी और रोटी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखना। स्त्रीलिंग के साथ साथ जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, एक और नया शब्द आता है, आपको याद होगा, उभयलिंग। उभयलिंग वो शब्द होते हैं जो दोनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, आपको याद रखना, केचुआ। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुए में कौन सा लिंग होगा? तो कहना केचुए में उभयलिंग होगा। अन्य शब्दों में होता है एक और शब्द जो होता है जोंक। जोंक और केचुआ ये ऐसे होते हैं जिनमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और ऐसा लगता है जैसे केचुआ और जोंक अपना एक लिंग होंगे, नहीं, ये आपके उभयलिंग होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग। तो ठाकुर शब्द का होता है ठकुराइन। ठाकुर का क्या होता है? ठाकुर का शुद्ध रूप होता है ठकुराइन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठकुराइन, ना कि ठाकुरनी होता है, गलत होता है, ठाकुर ठकुराइन होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला।
क्वेश्चन दिया गया है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। क्रमवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण होगा? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है। तो देखो विशेषण के बारे में आपको याद रखना है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद जो हमने पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो विशेषण से क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना, आपको याद रखना है। अभी यहीं पर खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, अगर आए फ्यूचर में तो याद रखना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो कहना 5 भेद होते हैं। पहला होता है गणनावाचक, जो जनगणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा दिया गया आपका क्रमवाचक, जैसे होता पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। और देखो आंसर यहीं पे मिल जाएगा दूसरा। क्रम कैसे लगाते हैं? पहला दूसरा, आंसर तो ये मिला। तो गणना कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10 करोड़। क्रम कैसा लगता है? पहला दूसरा। ठीक है, ये निश्चित संख्यावाचक के भेद है। उसके बाद आता आवर्ती। अगर पूछा जाए आवर्ती में क्या क्या आता है, तो कहना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। जैसे सोहन के पास मोहन से 10 गुना धन है, तो आवृत्ति हो गई है। ठीक है, उसके बाद आता आवृत्ति के बाद समूह। जैसे मैं बोल दूं कि सभी 4 4 का, सभी लड़के 4 4 का समूह बना लो, तो समूहवाचक हो जाएगा। और लास्ट होता आपका प्रत्येकवाचक। ठीक है, कि प्रत्येक, हर एक व्यक्ति को पढ़ना अनिवार्य। कौन सा हो जाएगा? प्रत्येकवाचक। तो ये देखो आपको याद रखना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर विशेषण के भेद बताना, तो हम विशेषण के बताए हमने 4, लेकिन निश्चित संख्यावाचक के कितने निकले? 5। मतलब विशेषण का जो भेद है वो विशेषण से भी टफ दिया गया है। तो ये गणना, क्रम, आवृत्ति, समूह, प्रत्येक। और ये याद रखना क्रम कैसा लगाते? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। क्या लगा सब? क्रम लगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा इसी से है। बताओ इसमें हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण कौन सा होगा? हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण बताना है। कितने लोगों ने देखा? हजारों लोगों ने देखा। तो हजारों क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जाए ना कि सर ये बताना विशेषण कौन सा है? हजारों। तो देखो संख्या से पहले जब विशेषण आ जाए, संख्या से पहले जब विशेषण आ जाए, तो वो विशेषण हो जाता है उद्देश्य विशेषण। तो ये जो हजारों है हमारा कौन सा विशेषण है? उद्देश्य। और अगर ये बाद में होता तो हमारा विधेय विशेषण हो जाता। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक बार पढ़ने की जरूरत है, बस व्यवस्था से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखो ये भी हमारा विशेषण से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया तीसरा। अब आप अपने लगाओ, पहला दूसरा तीसरा किसमें लगाएंगे हम? पहला दूसरा तीसरा किसमें आता हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा क्रमवाचक। पहला दूसरा तीसरा क्रम है। गणना में क्या क्या था? 1 2 3 4 10 100 10 करोड़ गणना हो गई। आवृत्ति में क्या होता? 2 गुना 4 गुना 10 गुना। ठीक है, उससे लिखा पूर्णांक बोधक, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारा क्या है? तीसरा, ये हो जाता हमारा क्रमवाचक। ठीक है, याद रखना विशेषण से है क्वेश्चन, हल्के में मत लेना विशेषण। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें पूछा क्या है? तत्सम पूछा है। तत्सम पूछा है, कौन सा हमारा तत्सम रूप होगा? तो इसमें जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रूप हो जाएगा। ये हमारा तत्सम है। ठीक है, प्रिय। और किसका है ये? तो याद रखना ये प्रिय पिया का तत्सम है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बच्चा शब्द का तत्सम रूप।
तो बच्चे का तत्सम हो जाएगा बच्च। ठीक है, एकदम करते हैं जो आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा तत्सम सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम पहचानना है। अब दिया गया पहले कई, जब, भक्त या मोर। तो इसमें जो हमारा शब्द दिया गया है कौन सा हमारा तत्सम है, तो भक्त हमारा क्या है, तत्सम रूप है। भक्त का जो हमारा तद्भव होता वो होता भगत। सही है, याद रखना। मोर का सभी को पता है, मोर का मयूर हो जाएगा। आपको बताना है गिव अवे में कि जब और कोई का तत्सम क्या होगा। जब और कोई का तत्सम रूप क्या होगा, ये आपको गिव अवे में बताना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। इसमें भी तत्सम है, चौथा पांचवा तत्सम है। कोई बात नहीं, तत्सम आए तो लगातार आए हैं। देख लेते हैं कौन सा निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। पहला दिया गया भोजी, भोजाई, भातृजाया या जोरू। तो जो हमारा तत्सम रूप है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। भातृ जाया हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। इसका जो तद्भव रूप होगा क्या होगा, इसका भाई की पत्नी। भाई की पत्नी इसका तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, तालाब का पर्यायवाची शब्द बताना है। तालाब का जो पर्यायवाची है, जो तालाब का पर्यायवाची से हमें कभी उसका मतलब होता ही नहीं। जो होता हमें तो जब एक पर्यायवाची आ जाए उसका विस्तार पूर्वक पढ़ना होता, क्योंकि अगर फ्यूचर में आए या अगले किसी प्रैक्टिस सेट में टकराए तो गलत ना हो। जैसे तालाब का होता सरोवर, सरोवर के बाद सर, पुष्कर, पोखर, पोखर के बाद होता आपका जलवान, जलवान। ठीक है, ताल तो बोलते हैं, सभी को पता, ताल तो आसान है। तो ये किसके पर्यायवाची हमारे, सब तालाब के पर्यायवाची है। सरोवर, सर, पुष्कर, पोखर, जलवान और ताल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्कर होता है तालाब का पर्यायवाची। सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं अब अपने गिव अवे की। जो हमारा गिव अवे है, गिव अवे आपको बताना है कि एक पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि एक शब्द है जो मैं लिख देता हूं, स्वास्थ्य, मैंने शब्द लिखा है। स्वास्थ्य शब्द में कितने वर्ण हैं, स्वास्थ्य शब्द में कितने वर्ण हैं, एक तो आपको ये बताना है। दूसरा जो आपको बताना है कि हमारा एक ऑप्शन देता हूं, जैसे बड़ों को नमस्ते, बड़ों को नमस्ते, इसमें कौन सा कारक होगा। ठीक है, दो गिव अवे आपको बताना है कि स्वास्थ्य शब्द में कितने वर्ण हैं और बड़ों को नमस्ते में कौन सा कारक होगा। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।